हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आईएमएफ का डाटा आया हुआ था कि जो इंडिया की जीडीपी जो रैंकिंग है वो फिफ्थ से सिक्स्थ पे आ गई है। कुछ दिन पहले अभी फोर्थ तक भी गए थे हम, मतलब ऑलमोस्ट पास थे। तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस आएगा, मतलब जो आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा रुपीज़ है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है। एक टाइम पे 85 87 के आसपास रुपीज़ था, अभी 93 प्लस हो चुका है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 94 भी जा सकता है। तो इस रीज़न से जो रुपीज़ का डेप्रिसिएशन है वो ऑलमोस्ट 8 से 9% हुआ है पिछले 3 महीनों में। ठीक है, तो इसका ह्यूज इम्पैक्ट वहाँ पे दिखा है। और जो यूके है, ठीक है, उससे हमारी जो मतलब जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो $100 बिलियन का है। और $100 बिलियन वहाँ पे कुछ ज़्यादा मैटर नहीं रखता है। अगर हम जापान की इकॉनमी देखते हैं तो जापान की इकॉनमी स्लो हो गई है। मतलब एक टाइम पे ठीक ठाक थी, बट बीच में इनके बॉन्ड्स जो थे वो एकदम से शूट आउट हुए थे। मतलब जहाँ पे इनका रेपो रेट 0.25 था, फिर 5 किया था इन्होंने। एक टाइम पे 2.5 तक इनके जो बॉन्ड यील्ड थे 30 ईयर्स के वो चले गए थे, 3% तक चले गए थे। तो इतना बड़ा एक स्पाइक आया था बॉन्ड मार्केट में, जापान की बॉन्ड मार्केट में। बट हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडिया जिस फेज़ से ग्रो कर रहा है, 6 to 7% भी हम एवरेज अगर लेके चलते हैं तो 2024 आई मीन 2047 तक, ये आईएमएफ का डाटा है। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में वो शेयर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे जो इंडिया की जीडीपी रैंकिंग है वो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे दिखती है। क्योंकि अभी हमारी जो इकॉनमी है वो ऑलमोस्ट $4.15 ट्रिलियन की है आज के डेट पे। ठीक है, और अगर इस फेज से हम ग्रो करते हैं तो 2045 2047 तक ये जो डिफरेंस है ना ह्यूज दिखेगा। और जो 6 to 7% का जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है उससे हम अ, मतलब 20-25 ट्रिलियन डॉलर तक ईजिली पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई इंडिया की बात। मैंने बहुत सारे वीडियोस में कवर किया हुआ है कि जो इंडोनेशिया है, इवन जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील की अभी जीडीपी देखें तो 10th रैंकिंग पे है, 10वें स्थान पे है। ठीक है, उसकी जो जीडीपी है वो आई गेस $2 ट्रिलियन के आसपास है। और उस टाइम पे मतलब 2045 2050 के आसपास इसकी जो इकॉनमी होगी, जो जीडीपी होगी, वो हो जाएगी अब ऑलमोस्ट $8 to 10 ट्रिलियन के आसपास। ठीक है, अब ये जो रैंकिंग आई है, ये रैंकिंग देख के बहुत सारे लोग ऑब्वियसली जो लिब्रांडोस हैं वो रो रहे होंगे कि देखो ये क्या हो गया। बट इसके पीछे जो लॉजिक्स है उसको फाइंड आउट करो कि क्यों हुआ। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि जो रुपीज़ है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ है इस रीज़न से। इसके अलावा बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आपको याद हो कि हमारा यूके के साथ इवन जो यूरोप था वो ट्रेड डील हुआ था। ठीक है, और वो कहा जा रहा था कि मतलब मदर ऑफ ऑल डील्स है। ठीक है, इतना बड़ा डील मतलब अभी तक किसी कंट्री के साथ नहीं हुआ था। यूरोपियन मतलब यूके था उसमें इन्वॉल्व, इंडिया के साथ था। तो इसका इम्पैक्ट हमें बाद में आएगा नज़र। ठीक है, अगर आप मतलब न्यूज़ चैनल देखोगे, न्यूज़ चैनल तो छोड़ दो, मीडिया रिपोर्ट्स देखोगे, जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं इंडिया को लेके, वो आपको हर जगह दिखेगा। अभी अभी थ्योरियम का चला था। ठीक है, उस पर भी मैंने थोड़े बहुत वीडियोस बनाए थे। तो थोरियम में था कि मतलब बेसिकली क्या है कि हमारी कंट्री में यूरेनियम नहीं है, तो हम यूरेनियम कनाडा और अदर कंट्रीज से परचेज़ करते हैं। अभी रिसेंटली हमने ऑलमोस्ट 10 टन के आसपास कनाडा से परचेज़ की थी। फिर अभी 10 मतलब ऐसे ही चल रहा है। बट अभी क्या है कि अभी जो हमने थोरियम को लेके हमने स्टेज 2 कंप्लीट किया है, तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाएंगी, एक एनर्जी सेक्टर के लिए, न्यूक्लियर वगैरह के लिए। इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली, अगर आपने देखा हो तो जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो वो हमने जो हमारी नेवी है, नेवी शिप्स जो हैं उसमें हमने मतलब लगा के देखा है। बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जहाँ से हैं वहाँ से एक टारगेट होता है। सपोज़ इन केस कोई कंट्री अगर किसी भी न्यूक्लियर करती है तो अपने पास भी कुछ होना चाहिए ना। तो एक तो हमारे पास जहाँ पे है वहाँ पे है, बट उसके अलावा हमने फिर अपनी जो शिप है, जैसे मैं नाम भूल रहा हूँ, जो शिप हमारे चलते रहते हैं हिंद महासागर वगैरह में जो हैं, तो उसमें भी हमने कुछ फिट किया हुआ है, मतलब न्यूक्लियर फिट करा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के फेवर में चल रही हैं अभी। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा
वैसे वैसे चीज़ें इंडिया के फेवर में जाएंगी। बेसिकली क्या है कि अभी जो ये स्टेट ईरान और इसराइल का जो वॉर चल रहा है ना, पिछले 1.5 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इसकी वजह से इंडिया को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप देखो कि ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद से ट्रेड को लेके, ट्रेड डील्स को लेके, तो ऐसे अगर सिचुएशंस अराइज होते रहे ना इन फ्यूचर, तो इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया अभी ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग फेज में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं अभी। एंड सेकेंड थिंग, जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं एक तरीके से, तो उनके लिए बस यही है कि आप ट्रेडिंग को ही सब कुछ मत समझो। ट्रेडिंग क्या है, एक बेसिकली क्या है कि अगर बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो चार्ट्स पैटर्न्स देखते रहते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग इतना लिमिटेड नहीं है। अगर आप बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं उनको देखोगे, या फिर जो मतलब एक अच्छे लेवल पे पहुंचा हुआ फंड मैनेजर है, जो ट्रेडर है, उसकी अगर मेंटल एबिलिटी, नॉलेज चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम्स, क्रिक्स, इन सब पे ही लिमिटेड नहीं है। वो हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज़, हर कोने पे उसका फोकस है। कहीं ना कहीं से वो सारी चीज़ें लर्न करा है। हिस्ट्री में क्या होता है कि बेसिकली जितनी भी चीज़ें अभी हो रही हैं या फिर होंगी, हिस्ट्री से उसका कहीं ना कहीं से कनेक्शन रहता ही रहता है। ठीक है, अगर आपने वो जो एक फार्मर था, उसने डाटा बनाया था 18th सेंचुरी में, जो आज भी रेलेवेंट है। उसने बताया था कि 2026 में मार्केट नीचे आएगा, और आज देखें तो मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका है, और चांसेस हैं कि मतलब थोड़ा बहुत और नीचे आए अगर कुछ मिस हैपनिंग होता है तो ये सारी चीज़ें ना, बेसिकली क्या है कि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वगैरह को देखा है। अभी जो नए बच्चे हैं उनको लगता है कि ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ एक चार्ट पैटर्न्स का गेम है। चार्ट पैटर्न्स का गेम नहीं है भाई। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग इसमें लूज़ कर रहे हैं। चार्ट पैटर्न्स सिर्फ मतलब कुछ परसेंटेज है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट कैसे ड्राइव होता है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, लॉजिक्स क्या हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्यों बन रहा है, ठीक है, सप्लाई है तो क्यों है, डिमांड है तो क्यों है। जब तुम मोबाइल के पीछे जाओगे ना कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, और एक चीज़ है कि अगर तुम्हें किसी भी स्ट्रैटेजी पे मतलब बैक टेस्ट करके या फिर ट्रेडिंग करके तुम्हें समझ में आ गया कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसको फिर मैनुअली मत करो। ठीक है, क्योंकि मैनुअली करने जाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसको फिर क्या कहते हैं, एल्गो में उसको कन्वर्ट करो और एल्गो के थ्रू करो। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है ना कि हमारा माइंड मतलब हम जब ट्रेडिंग में होते हैं ना तो हमें सिर्फ मतलब बहुत अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि आपको बाहर मतलब दूर से पिक्चर देखनी होती है कि दूर से क्या दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी के लिए चाहिए होती हैं। अभी देखो, अभी जैसे मार्केट गिरा, ठीक है, 22,000 के आसपास आ गया था, फिर 22,000 से 25 मतलब 24,000 तक आ गया। आने के बाद से 24,000 से 30,000 भी जाएगा, 32,000 भी जाएगा। ठीक है, अगर आप पिछले 35 साल का डाटा देखोगे, ये भी मैंने क्लियर किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में, कि अगर आप 35 साल का डाटा देखोगे तो हार्डली 3 से 4 साल के बाद एक नेगेटिव मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं, नेगेटिव मार्केट जाता है। ऑन एन एवरेज देखें तो 12% के आसपास रिटर्न दिया है निफ्टी ने। तो आपको इतना मतलब क्या कहते हैं, एक ही बार में मतलब कुछ नहीं करना है, रश नहीं करना है चीज़ों के लिए कि मतलब नहीं मुझे इसी साल डिफेंडर लेनी है, नहीं भाई मुझे इसी साल AMG G63 लेनी है, नहीं भाई नेक्स्ट ईयर भी ले सकते हो, उसके नेक्स्ट ईयर भी ले सकते हो। मार्केट में क्या है कि मार्केट में जितने आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करते हो ना, उतने ज़्यादा आपके पैसे बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी देखो, पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से मार्केट में कुछ रिटर्न नहीं है, मतलब हार्डली 2-3% का रिटर्न होगा अगर आज के डेट से देखें तो। ठीक है, बट 2-3% होता क्या है यार, कुछ नहीं होता है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, बट अदर जो एसेट्स हैं जैसे PMS हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, उनमें ठीक ठाक रिटर्न है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं कि पहले तो आप फाइंड आउट करो कि आपको आपका टेन्योर कितना है। अगर आप यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो 2-3 सेक्टर्स मैंने कवर किए हुए हैं। एक तो फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बूम करने वाला है इंडिया का। ऑल्दो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास जो डीमैट अकाउंट थे वो क्लोज़ हो गए। क्लोज़ होने के पीछे रीज़न है, रीज़न ये है कि
हर किसी को लगता है कि ये ड्रीम 11 जैसा है कि मतलब 50 रुपये लगाओ 5 करोड़ जीत जाएंगे। ये ऐसा गेम नहीं है भाई। ये अगर उस मेंटेलिटी से आते हो ना तो तुम्हारे 8-10 साल ऐसे निकल जाएंगे कि तुम्हें पता नहीं चलेगा। मार्क मिनरवानी करके एक है ट्रेडर, उसने भी अपने लाइफ के मतलब ऑलमोस्ट 7-8 साल ऐसे ही बिताए। मतलब 7-8 साल तक वो नॉन प्रॉफिटेबल था, लॉस मेकिंग। फिर उसके बाद से उसने जितना लॉस किया था वो 1 महीने में कवर हो गया, फिर 1 साल में हुआ। तो ऐसे करके होता है, ऐसे नहीं है कि मतलब पहले साल से ही हम फोड़ देंगे भाई। एक तो मेन क्या होता है ना कि कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। बेसिकली मैंने जितने लोगों से मिला हूँ, देखा है, या फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि हम मार्केट में एक फिक्स्ड अमाउंट लेके आते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, फिर हमारा 3-4 महीने 6 महीने तक कुछ नहीं होता है। ठीक ठीक है। फिर से हम पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर से हम आते हैं मार्केट में, फिर मार्केट हमें लात मार के भगा देता है। बट मार्केट का क्या है कि अगर आप कंसिस्टेंटली रहते हो ना, कि मतलब आपने एक अमाउंट लाया मार्केट में और 1 साल तक ट्रेड किया, तो वो 1 साल में आपको दिखेगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, आप कितने टाइम प्रॉफिटेबल रहे। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो जाता है कि आपका जब प्रॉफिट बनता है तो 2%, 3%, 4% बनता है, मतलब ऑप्शन बाइंग में। ठीक है। 10%, 15% मान लेते हैं। बट जब आपका लॉस होता है तो एक दिन में वो 50% ड्रॉ डाउन होता है। तो यहाँ पे एक मेजर जो लॉस करने का रीज़न है वो यहाँ पे दिखता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब पहले शॉर्ट करता था, तो हम लोग मतलब मैं और मेरे क्लाइंट से टच में थे, तो मैं ही मोस्टली सारी चीज़ें करता था। तो मैं जैसे एक लिमिटेड अमाउंट मैंने फिक्स किया था कि अगर इतना प्रॉफिट मुझे देखेगा मैं निकाल जाऊँगा। ठीक है। चाहे वो उसके XXX ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे डेली डेली कुछ ना कुछ चाहिए था। मतलब इतना अमाउंट मिल गया, सुबह में 10, साढ़े 10, 11, 12 तक मैं एग्ज़िट कर जाता था। मैं 2 दिन मतलब उसको फ्री हैंड दे दिया। उस 2 दिन में बंदे ने मतलब जितना मैंने प्रॉफिट 2 महीने में बनाया था उसने 2 दिन में वो उड़ा दिया। फिर बाद में वो नेक्स्ट मंथ में हमने कवर भी कर लिया। तो चीज़ें ऐसी चलती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज़ तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगी। तुम अगर मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो अच्छा है। और मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब पहले से भी था, अभी भी है, कि चीज़ें ना तुम लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करो। अगर तुम शॉर्ट टर्म में 15 मिनट का कैंडल देख के, 5 मिनट का कैंडल देख के जा रहे हो ना, तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब लोग स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, बट जो बड़ा पैसा बनता है ना वो लॉन्ग टर्म में ही बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दिखा था कि 26,000 जाने के बाद से मार्केट नीचे आ है। ठीक है। उस टाइम अगर मैंने 26,000 के पुट लिए होते, इवन 22-24,000 के भी लिए होते, और 6-7 महीने, या फिर मैं वहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट करते रहता, या फिर ऐसे इस तरीके से करता ना, तो वहाँ पे मुझे अच्छा पैसा बनता। इवन जब 22,000 गया था तब मैंने रिसेंटली अभी एक फ्रेंड को भी बोला था कि भाई ETF ले ले, और ETF ऐसे मत करना कि पूरा बैलेंस यहीं पे लगा देना, यहाँ पे वेट करना, यहाँ पे कुछ डाल देना, 40%, 30% तक डाल देना। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है 19,000, सपोज 20,000 पे आ गया, तब वहाँ पे 40% और ऐड कर देना। ठीक है। क्योंकि बहुत कम चांसेस थे कि 20,000 के आसपास जाएगा। अभी भी चांसेस हैं कि मतलब 19-20,000 जाएगा, बट बहुत कम है। ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि अगर वहाँ पे 30% उसने डिप्लॉय किया तो उसको एक ठीक ठाक रिटर्न मिल गया, 24,000, मतलब ऑलमोस्ट 12 से 15% के आसपास रिटर्न बन गया उसका। और इतना मतलब एक महीने के अंदर मिलना ठीक है यार, समझ रहे हो। तो जब तुम चीज़ें लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करते हो ना, और शॉर्ट टर्म में तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं, तो वो अच्छा है। बट तुम शॉर्ट टर्म में ही प्लान कर रहे हो कि नहीं मुझे 1 घंटे के लिए ट्रेड करना है, तो भाई वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि मार्केट तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। अभी जैसे देखें तो हर 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद गैप डाउन ओपन हो रहा है, गैप अप हो रहा है, तो उसमें कुछ नहीं बना सकते। उसमें क्या है कि तुम 9:30 या 10:30 के आसपास ट्रेड करोगे, मार्केट कहीं नहीं मूव करेगा और तुम्हारा ऐसा लेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम है वो थीटा की वजह से, मतलब प्रीमियम अब डीके हो रहा है, इस रीज़न से तुम्हारा एसएल करता रहेगा। और एसएल तुमने इतना तो है रखा नहीं है। मोस्टली जो एसएल रखता है वो 5 पॉइंट से 10 पॉइंट का ही रखता है, और 5 से 10 पॉइंट का एसएल एक टाइम पे कुछ नहीं दिखता भाई। अगर मार्केट 10-15 मिनट कहीं नहीं मूव की और एक छोटा सा स्पाइक आया ना इंडेक्स में,
तो वो प्रीमियम पे उसका बड़ा सा इम्पैक्ट दिख जाता है। और ख़ासकर जो ट्रेडर्स हैं जो मतलब ऑप्शंस वगैरह में करते हैं, वो यूजुअली जो डेल्टा होता है 0.5 के नीचे ही ट्रेड करते हैं ऑप्शन बाइंग में, उसके ऊपर तो हार्डली मैंने देखा है। तो ऐसे में क्या होता है कि 0.5 के नीचे का जो डेल्टा होता है उसमें टाइम डीके भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक वहाँ पे छोटा सा कैंडल बना है, 1 मिनट का भी बना है, यहाँ पे एक 10 पॉइंट मतलब 10 से 15 पॉइंट का फॉल आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो चीज़ों को लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से लेकर के चलोगे तो बेटर रहेगा। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूँ तो आईटी सेक्टर मुझे ठीक ठाक दिख रहा है आने वाले, मतलब ऐसा नहीं है कि कल के लिए या 10 दिन या 1-2 महीने के लिए, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 3 साल 5 साल के लिए। ठीक है, जब आप इतना बड़ा होराइजन लेके चलते हो ना, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो कि हाँ भाई मुझे 3 साल के लिए, अगर यहाँ पे थोड़ी सी वॉलीटिलिटी भी होती है, मार्केट नीचे भी जाता है, तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब ऐसा माइंडसेट हो जाता है ना आपका, तो आप चिल रहते हो, मतलब ऐसे रश नहीं करते हो या फिर टेंशन नहीं लेते हो। पहला आईटी सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया। डिफेंस सेक्टर में ऐसे स्टॉक्स भी हैं, मैंने शेयर भी किया था, जो थ्योरियम वगैरह पे भी फोकस्ड हैं। ठीक है, तीसरा आ गया आपका फाइनेंशियल, जो ब्रोकिंग हो गई, एएमसी हो गई, इनका भाई अच्छा खासा आने वाला है। ठीक है, और फोर्थ अभी गए हैं तो फोर्थ में मतलब ये 3 चीज़ें, हाँ फोर्थ बैंकिंग सेक्टर, ये 4 आने वाले 3 से 5 साल में ना आपका जो कैपिटल है उसको 10x तक कर देंगे, मतलब 5 साल के अंदर ही। और स्पेशली जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और प्लस जो डिफेंस है सेक्टर है, डिफेंस और इवन आईटी पे भी, आईटी में थोड़ा सा कम है, बट मुझे ये 2 सेक्टर ना बहुत स्ट्रॉन्ग लगे हैं। तीसरा एक और सेक्टर है, आई मीन पांचवा, जो मैंने कवर किया था बहुत पहले, वो है हॉस्पिटल्स। ये भाई मतलब इसमें अगर तुमने इन्वेस्टमेंट कर ली, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट, तो आने वाले 5 साल में ना, मतलब 5 से 7 साल लेके चलो, इन 3 सेक्टर्स में स्पेशली डिफेंस, फाइनेंशियल एंड ये हॉस्पिटल्स वगैरह, तो इनमें ना मतलब 5x to 10x का बन रहा है भाई। क्योंकि अभी देखें तो लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था आई गेस, हॉस्पिटल्स या फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे मैक्स हो गया, मेदांता हो गया, इनकी देख लो, इनके प्रॉफिट भाई बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो भी मैं किसी दिन एक मतलब डिटेल में एनालिसिस करूँगा इसकी। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अगर कोई क्वेरी हो किसी सेक्टर से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड तो आप मुझे पिंग कर सकते हो। थैंक यू।